सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा लेकर आपके साथ। ध्रुव स्वामिनी नाटक, जैसा कि आप जानते हो, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इस नाटक में जयशंकर प्रसाद ने अपनी नाट्य कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। रंगमंच और कला की दृष्टि से यह नाटक बहुत ही सुंदर है। इस नाटक की कथा ऐतिहासिक होते हुए भी सरल और स्पष्ट है। नायिका प्रधान यह नाटक है, जिसमें प्रसाद जी ने कल्पना और इतिहास का सम्मिश्रण किया है। आइए इसकी समीक्षा करते हैं। समीक्षा में मुख्य 7 बिंदु होते हैं: कथानक, उद्देश्य, पात्र व चरित्र चित्रण, अभिनेता का गुण, संवाद योजना, देश काल और वातावरण, संकलन तरह और भाषा शैली, और अंत में हम निष्कर्ष लिखते हैं। आइए कथानक की बात करते हैं। ध्रुव स्वामिनी का मुख्य कथानक ऐतिहासिक है। प्रसाद जी ने अपनी कलात्मक कल्पना के द्वारा इसमें काफ़ी रंग भर दिए हैं। इसका मुख्य आधार गुप्त वंश है। साथ साथ रोचक प्रसंगों का कलात्मक प्रयोग भी इसमें हुआ है। कथानक का आरंभ गुप्त वधू ध्रुव स्वामिनी के युद्ध शिविर में प्रवेश से होता है। वह अपनी दासी यानी खड्गधारिणी के समक्ष अपने पति रामगुप्त के प्रति अपनी दुष्प्रवृत्तियों के चलते उपेक्षा तथा कुमार चंद्रगुप्त के सहृदय व्यवहार के कारण उसके प्रति आकर्षण का भाव स्पष्ट करती है। उसी समय रामगुप्त को सूचना मिलती है। सकराज, जो कि दूसरे राज्य का राजा होता है, उसने पूरे राज्य को घेर लिया है, लेकिन साथ साथ वो संधि पत्र भी भेजता है कि वह बदले में उसके लिए ध्रुव स्वामिनी और उसके सामंतों के लिए मगध सामंतों की स्त्रियों को चाहता है। कायर रामगुप्त सकराज का यह घृणित प्रस्ताव मानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक ही वार में दोनों शिकार हो जाएंगे, यानी अंदर का दुश्मन ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त और बाहर का दुश्मन सकराज से बचा जा सकता है। परंतु चंद्रगुप्त, जिसने पारिवारिक कलह के डर से अपने अधिकारों को त्याग दिया था, अपनी प्रेमिका ध्रुव स्वामिनी का भी त्याग कर दिया था, इस अवसर पर वह न केवल ध्रुव स्वामिनी की मर्यादा की रक्षा करता है, बल्कि सकराज को मार देता है। अपने अधिकारों की बात राजसभा में उठाता है। दूसरी ओर इस घटना के पश्चात ध्रुव स्वामिनी भी कायर रामगुप्त के साथ नहीं रहना चाहती है। नाटक के अंत में धर्म परिषद के निर्णय के कारण दोनों का तलाक हो जाता है और ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त एक हो जाते हैं। इस अवसर पर रामगुप्त एक सामंत द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार नाटक का कथानक अत्यंत ही संक्षिप्त है, कौतूहलपूर्ण और नाटकीय है। इसमें मुख्य 3 अंक हैं। कथा का हर समय हलचल और सक्रियता का वातावरण इसमें बना रहता है। खड्गधारिणी प्रसंग, मंदाकिनी प्रसंग, सकराज को मां प्रणय प्रसंग, सामंत कुमार द्वारा रामगुप्त की हत्या करना और ध्रुव स्वामिनी व चंद्रगुप्त का शक-दुर्ग में प्रवेश करना, ये सभी जयशंकर प्रसाद ने अपनी कल्पना के रंग इसके अंदर भरे हैं। ऐतिहासिक और काल्पनिक कला का सम्मिश्रण से जो नाटक है वो सजीव हो उठा है। आइए दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। उद्देश्य। किसी भी रचना की जब कोई लेखक रचना करता है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूरी होता है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इसमें प्रसाद जी एक और तो देश के कर्णधार के रूप में रामगुप्त जैसे विलासी, मदप, पतित व कायर व्यक्ति के स्थान पर चंद्रगुप्त जैसे वीर, साहसी, कर्तव्यपरायण, उदार, निस्वार्थ भावना रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रनायक की कामना करते हैं, जो राष्ट्र को विदेशी आक्रमण और आंतरिक कलह दोनों से मुक्त कराए। दूसरी ओर वो नारी की स्वतंत्रता का नया दृष्टिकोण समाज के सामने रखते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में आधुनिकता भी दिखाई देती है। प्रसाद जी ने छल कपट, विलासिता, कायरता, हिंसा, नारी अत्याचार आदि बुराइयों के स्थान पर पवित्रता, वीरता
साहस, उदारता, त्याग, नारी सम्मान की रक्षा आदि मनोवृत्तियां भी दिखाई हैं। आइए तीसरे बिंदु की तरफ चलते हैं, पात्र और चरित्र चित्रण। नाटक में पात्रों की संख्या 8-9 दिखाई गई है। ध्रुव स्वामिनी इसकी नायिका है, चंद्रगुप्त नायक है, शिखर स्वामी सकराज इसके खलनायक हैं, कोमा मंदाकिनी और खड्गधारिणी संवादों को नाटक को सजीव और स्वाभाविक बनाने के लिए जरूरी हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में लेखिका की सुंदरता, सुकुमारता, कोमलता, नारी की विवशता, नारी का स्वाभिमान, साहस, वीरता आदि गुणों से इन पात्रों ने उभारा है। लेखक ने चंद्रगुप्त के चरित्र को भी बहुत सुंदरता प्रदान की है। ध्रुव स्वामिनी के ऊपर आई हुई मुसीबत को दूर करने वाला शिखर स्वामी रामगुप्त और सकराज खलनायक के रूप में चित्रित किए हैं। कोमा और मंदाकिनी 2 काल्पनिक पात्र हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह एक सफल नाटक माना जा सकता है। अभिनेता का गुण, यानी कोई भी नाटक रंगमंच की दृष्टि से या अभिनय की दृष्टि से दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। यह नाटक अभिनेता की दृष्टि से एक सफल नाटक है, क्योंकि इसका कथानक बहुत ही संक्षिप्त है, अंक 3 हैं, संवाद छोटे छोटे हैं, रोचक और रंगमंच की दृष्टि से बड़ा ही उपयुक्त है। हालांकि प्रसाद जी के नाटकों के लिए हमेशा कहा जाता है कि इनके जो नाटक हैं वो रंगमंच की दृष्टि से दोषयुक्त हैं। लंबी कथा के साथ साथ कई अंक लिखते हैं और पात्रों की संख्या भी अधिक होती है, जिसका मंचन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत है। यहाँ जो है कथा संक्षिप्त है, अंक 3 है, रोचक बनाने के लिए इसमें गीतों का समावेश भी किया गया है। आइए चौथे बिंदु की तरफ चलते हैं, संवाद योजना। संवाद योजना भी नाटक का एक महत्वपूर्ण अंक है। बड़े ही रोचक बनाते हैं और कथा को आगे बढ़ाने में संवादों का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसमें 2 मैंने बताया पहले भी आपको कि कोमा और मंदाकिनी 2 काल्पनिक पात्र हैं। पात्र अनुकूल परिस्थितियों के अनुकूल जो है संवाद रखे गए हैं। संवाद बहुत ही छोटे छोटे हैं और कहानी को आगे बढ़ाने में भी सफल हुए हैं। पात्रों के अंतर्द्वंद को भी इसमें दिखाया गया है, स्वगत भाषण भी इसमें दिखाया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संवाद योजना भी बहुत ही पात्र अनुकूल है और परिस्थितियों को उजागर करने में भी सक्षम है। आइए 5वें बिंदु की तरफ चलते हैं, देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण भी किसी भी नाटक के लिए प्रमुख तत्व होता है। समय और स्थान के अनुसार जो है नाटक का वातावरण उसको प्रभावशाली बनाता है, उसमें सजीवता लेके आता है। नाटक के समय नाटक के पात्रों की वेशभूषा, उसकी भाषा, उसके रहन सहन, तत्कालीन रीति रिवाज, आवागमन के साधन इत्यादि का वर्णन करने से नाटक जो है वो सजीव हो उठता है। पर इस नाटक में गुप्त वंश का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है, जो 375 ईस्वी से 380 ईस्वी के बीच की कहानी। उस समय के जो राजतांत्रिक दाव पेच हैं, धार्मिक सामाजिक जो मान्यताएं हैं, राज परिवार में जो आंतरिक कलह रहती है, उस समय के वातावरण को दिखाने में बहुत ही सफल रहा है। आइए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, संकलन तरह। संकलन तरह में स्थान, समय और कार्य, ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। स्थान, समय और कार्य, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, स्थान, समय और कार्य के अनुसार भी यह नाटक बहुत ही सफल रहा है। स्थान, इसमें गुप्त समय के शिविर से घटना प्रारंभ होती है। समय मैंने बता ही दिया, गुप्त काल का समय है 375 ईस्वी और 3 से 380 ईस्वी के बीच। और कार्य, इसमें कार्य जो है ध्रुव स्वामिनी की मुक्ति और चंद्रगुप्त
का राजा बनना इसका कार्य है, इसलिए संकलन तरह की दृष्टि से भी ये नाटक बहुत ही सही है। आइए भाषा शैली की बात कर लेते हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक में लेखक ने संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। प्रसाद जी का संस्कृत भाषा पर असाधारण अधिकार है, इसलिए इस नाटक में तत्सम शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। ओज गुण और माधुर्य गुण की सर्वत्र दिखाई देता है। वीर, श्रृंगार, विभत्स और करुण रसों का परिपाक भी है। काव्यात्मक तथा अलंकृत शैली और गीतों का समावेश है। नाटक की भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक और पात्रानुकूल है। पात्रों की मनोवृत्ति भाव, विचारों और कार्य व्यापारों के अनुकूल है। आइए निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। नाटक के इन्हीं 8 तत्वों के आधार पर ध्रुवस्वामिनी नाटक एक सफल नाटक कहा जा सकता है, क्योंकि सभी कथानक, उद्देश्य, पात्र, अभिनेता, संवाद, देश काल, संकलन तरह और भाषा शैली के आधार पर यह एक सफल नाटक है। उम्मीद करती हूँ ध्रुवस्वामिनी नाटक की समीक्षा आपको पसंद आएगी। बने रहिए। धन्यवाद।